अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए कि आप ये संगीत जगत में कैसे आए। और नमस्कार दर्शकों, मैं विश्वजीत चक्रवर्ती रायपुर में रहता हूँ अभी फ़िलहाल। और मेरी संगीत जगत की शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ से ही। मेरा जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ। 1962 में मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद फिर मैं 1979 में मैं खैरागढ़ में एडमिशन लिया। वहाँ लेने के बाद मैंने बीए ऑनर्स किया। उसके बाद मेरी नौकरी डीपीएस भिलाई रिसाली सेक्टर में हुई। वहाँ 1 साल सर्विस करने के बाद मैं रिज़ाइन करके केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन किया। और 2021 तक मैं केंद्रीय विद्यालय में रहा। फिर वहाँ से मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। इस तरह मेरे संगीत जगत की शुरुआत हुई। और मैं अपने को एक शिक्षक के रूप में ही हमेशा स्टैब्लिश किया। मैं एक शिक्षक ही रहा और कई स्टूडेंट तैयार किए, कई विद्यार्थी तैयार किए। तो दादा मुझे आप ये बताइए कि आप ऐसे किसी स्टूडेंट्स का नाम बताएंगे कि जो आपके नज़र में बहुत आगे बढ़ रहे हों। हाँ बिल्कुल। मेरा एक स्टूडेंट कोरबा का है जो आज फिल्मी जगत में बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। उसका नाम है श्रेयश पुराणिक। उसने बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसे पिक्चरों में बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया। और अभी मलाल पिक्चर में वो गाया भी है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी है। और उसके साथ साथ जैसे अभी खैरागढ़ की वाइस चांसलर है ममता दीदी, उनको भी मैं जब मेरी उम्र 19-20 साल थी तो उनके घर जाके सिखाया करता था मैं। तो वो भी आज बहुत ऊंचे पद पे है। इसके सिवा प्रमित गांगुली है जो कलकत्ता में बहुत नाम कर रहा है। और रागिनी भुरंगी है अभी, जो रागिनी कौठेकर हो गई है, वो भी अभी सुरेश वाटिकर जी के साथ और हरिहरन जी के साथ प्रोग्राम कर रही है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं। उसके साथ भिलाई में तो बहुत लोगों को और भी सिखाया, जिन लोग आज शीर्ष पे हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, बड़े बड़े सिटी में हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी। और मैंने ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चों को मैंने इंडियन आइडल तक पहुंचा दिया। ऑनलाइन क्लास करके इंडियन आइडियल तक पहुंचा दिया, जिसमें आकर्षण देवांगन का नाम शामिल है, जिसने मेरा नाम भी लिया है। अब यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं उनके वीडियो। तो ऐसे इस तरह से मैंने स्टूडेंट तैयार किए, बहुत स्टूडेंट तैयार किए। अब ना कितने नाम बोलूँ मैं। तो दादा मुझे ये बताइए, आप खैरागढ़ में 3 साल आपने बिताया, तो खैरागढ़ में तो आपका मतलब 3 साल बीता, तो उसमें कोई ऐसा फ़नी मोमेंट है जो आपको याद आ रहा हो, जो आप शेयर करना चाहें। हाँ, बहुत फनी मोमेंट है। मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल में, अब मैं तो म्यूज़िक में ही हमेशा व्यस्त रहता था। खैरागढ़ में मेरा काम खाली म्यूज़िक था। तो मेरे को एक चैलेंज मिला। वहाँ पे भाले जी थे, भाले जी हैं, मुकुंद भाले जी, वो भी उस समय हॉस्टल में रहा करते थे। हम लोग मेस में खाया करते थे। तो एक दिन वो भाले जी मुझे मेस में बोले कि त्रिताल का कुवाड़ कर सकते हो क्या। अब त्रिताल का कुवाड़ करना तबले वाले से पूछने से पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है। तो मैं बोला हम लोग तो भैया भैया बोलते थे, अभी गुरुजी हैं, गुरुजी बोलते हैं भाले जी। मैं बोला गुरुजी मुझे एक दिन का समय दीजिए। तो मैंने एक दिन में उनको मेस में ही त्रिताल का कुवाड़ करके बता दिया। और वो त्रिताल का कुवाड़ वो सुनते ही मुझे मेस में सबके सामने गले से लगा लिए। वो बोले अरे बाप रे, इतना कठिन काम तुमने किया, बहुत मुश्किल काम है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक फ़नी मोमेंट है। और एक मैं एक्चुअली वहाँ पे श्री वसंत तिमोथी जी थे, उनको बहुत फॉलो किया करता था। उनसे उनके पास में बैठा करता था। उनकी कंपोजिशन मैं सीखा उनसे नहीं हूँ, पर उनके पास बैठ के उनकी स्टाइल, उनका कंपोजिशन वगैरह सब मैं जो है ले लिया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं तिमोथी जी की कंपोजिशन तिमोथी जी को ही सुनाया। तो मेरे से पूछे वो, ये किसकी कंपोजिशन है भाई। मैं बोला सर आप ही की है। बोले अरे बाप रे, तुमने तो इसमें बहुत फूल पत्ती लगा दी, बहुत ऑर्नामेंटेशन कर दिया। और विश्वजीत, उनने मुझे ये ब्लेस करके गया, ये कोई घमंड की बात नहीं है।
उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि विश्वजीत, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तुम्हारे जैसा मैं ऑर्नामेंटेशन करने वाला व्यक्ति नहीं देखा। तो ये सब एक मेरे लिए ब्लेसिंग है, मुकुंद भाली जी का और तिमोथी जी का। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, वो बहुत गुणी जन हैं। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। इसका जिक्र किया है तो ये हम अपने सामने हारमोनियम में आ चुका है, तो मैं ये चाह रहा था कि जरा आप सुना देते तो हमारे दर्शक भी सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्चुअली 2-3 कंपोजिशन थी, पर मैं बताता हूँ कि वो क्या है। वो पर्दा मेरी आंखों से हटा क्यों नहीं देते, वो सुना रहा था। और उस समय मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे, तो उन सबके सामने ही उनने ये कहा कि इतना बढ़िया ऑर्नामेंटेशन करने वाला आदमी मैंने। खैर ये गर्व की बात नहीं है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि एक इतने गुणी आदमी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो ऐसी थी। पर्दा मेरी आँखों से हटा क्यों नहीं देते, पर्दा मेरी आँखों से हटा क्यों नहीं देते। तुम दोस्त हो मेरे तो दगा क्यों नहीं देते, पर्दा मेरी आँखों से हटा क्यों नहीं देते। ये वो गजल थी। क्या बात, बहुत सुंदर, मजा आ गया। तो दादा आपका कोई ऐसा कंपोजिशन हो जो आपने खुद में बनाया हो, जो हमारे दर्शकों के लिए? जी, कंपोजिशन वर्क आजकल मैं थोड़ा कम कर दिया हूँ, लेकिन खैरागढ़ में रहते बहुत किया हूँ, लेकिन उसके बाद अभी तो मैं थोड़ा कम कर, लेकिन अभी मेरी एक लेटेस्ट कंपोजिशन है जो मैं सुनाता हूँ आपको। 2 लाइन सुनाता हूँ उसका स्थाई। क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं, क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं। ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं, क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं। क्या दादा, ये रिटायरमेंट के बाद मैं देखा हूँ अक्सर लोग अपना संगीत को, मतलब जैसे रिटायर होते हैं तो संगीत को भी रिटायर कर देते हैं, तो इसमें आपका क्या है, आप क्या सोचते हैं इसका? हाँ, बड़ी मज़ेदार बात। असली तो मज़ा अभी है। अभी तो नौकरी के बाद जो है संगीत करने का मज़ा जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है। मैंने नौकरी के बाद जो है सोनू निगम जी के कंपनी में ज्वाइन किया। मेरे स्किल देख के उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और 6 महीने मैं नौकरी किया वहाँ पे। सोनू निगम जी, चित्रा जी जो मुंबई ब्लास्ट वगैरह में एक पिक्चर, उसमें गाना गाई थी यार, मुझे गाना याद नहीं आ रहा है, पर बड़े बड़े शोभा मुदगल जी, बड़े बड़े लोग उसमें हैं उस ग्रुप में। उनके ग्रुप में मैं 6 महीना काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो अब तो मैं ऑनलाइन में इतने स्टूडेंट है कि मुझे समय ही नहीं मिलता
कि मैं किसी को समय दे पाऊँ उसके लिए। इतने लोग हैं, करीब 70+ स्टूडेंट हैं। मैं अर्बन प्रो में भी हूँ और मेरे पर्सनल भी करीब 47-48 स्टूडेंट हैं, तो 70+ स्टूडेंट हैं। अर्बन प्रो में ही मेरे करीब 55 स्टूडेंट हैं। तो आई एम ए टॉप ट्यूटर इन अर्बन प्रो। 8 महीने में टॉप ट्यूटर बन गया। मैंने इतना, क्योंकि जो लोग उसमें सीख रहे हैं वो फुली सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि सिखाने का स्टाइल ही कुछ ऐसी है। इतना डिटेल में सिखाता हूँ मैं कि लोग ऐसा करते ही नहीं हैं। लोग जो हैं अलंकार सिखाएंगे, छोटा ख्याल सिखा देंगे, सरगम सिखा देंगे। मैंने नहीं, मैं अगर किसी को सरगम भी सिखाऊंगा तो उसके डिटेल में जाके सिखाता हूँ कि कैसे करके ये लगाएंगे, क्योंकि प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ एक्चुअली। इसलिए मैं जो है सबको डिटेल में सिखा के, और इससे लोगों को बहुत सेटिस्फाइड। इवन कि फॉरेन के भी बहुत स्टूडेंट हैं, यूएसए के, जर्मनी के, स्लोवेनिया के, फिर फिलीपींस के, बहुत सारे स्टूडेंट हैं बाहर के मेरे जो मुझसे सीख रहे हैं। दे आर फुली सेटिस्फाइड विथ मी। मतलब रिटायरमेंट के बाद आप ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं? ज़्यादा बिजी हो गया हूँ अब तो मैं ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। दादा, ये आपका जो इतना सुंदर गायकी है, मतलब ये तो मन को छूने वाली मतलब गायकी है, इसको कोई डाउट ही नहीं है। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को तो यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये आप हमें बताइए कि आपका ये कोई इंस्पिरेशन है या आपने किसी से सीखा है? हाँ, एक्चुअली ये भी एक मज़ेदार बात है। मैं जब खैरागढ़ में था तो 3 साल ही रहा खैरागढ़ में। उसके बाद तो मेरी नौकरी लग गई, तो मैं प्राइवेट एमए किया। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने कैसेट सुन के, उस ज़माने में कैसेट चला करता था, तो कैसेट सुन के गुलाम मुस्तफ़ा खां का सरस्वती मैंने एमए में गाया था। और बड़ौदा से आए थे, वो बोले कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, जब मैं सरस्वती गाया था। तो मैंने एक्चुअली, क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन में जब सीखता है उसकी शिक्षा में, और जो गुरु के पास सीखता है उसकी शिक्षा में फ़र्क होता है थोड़ा सा। कैसे, अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैं जैसे सखी एरी आली पिया बीना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग होते हैं, तो अब सब लोग तो वैसा गा नहीं सकते, तो गुरु लोग भी सीधा सीधा ही सिखाते हैं उसको। तो ऐसा शिक्षा मिलता है। लेकिन कोई अगर सही में डिवोटी है, म्यूज़िक के बारे में जानना चाहता है, तो वो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है लोगों को। मैंने इंस्पिरेशन क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत पंडित आर्य चक्रवर्ती जी हैं, वो तो मेरे आराध्य गुरु हैं। मैंने उनका गाना मैं 81 में मैं खैरागढ़ में सुना था, तो मैं वहीं पे रो दिया था कि गाना, यार गाना तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर उनको मैं फॉलो करते गया। उस समय मेरी इच्छा थी, पर मेरे पास उतनी फीस देने के लिए पैसा, मैं बहुत गरीब फैमिली से था, तो मेरे पास फीस देने के लिए पैसा नहीं था, तो मैं किसी के पास सीख नहीं पाया इस कारण। तो मैंने वहाँ पे जसराज जी को, पंडित आर्य चक्रवर्ती जी को, पंडित जसराज जी को, और 2-4 और लोगों को, पंडित वसंतराव देशपांडे जी को, इन लोग को बहुत फॉलो किया। मैं बहुत सुनता था इन लोग का गाना में, और सुन के उनकी स्टाइल नकल करने की। हाँ, एक सबसे बड़ी बात है, एक अच्छे सीखने वाले को एक अच्छा नकलची भी होना चाहिए। अच्छा नकलची अगर नहीं होगा तब तक वो अच्छा सीख नहीं पाएगा। नकल करते बनना चाहिए उससे। तो उसके बाद मैं गज़लों की तरफ जब मेरा झुकाव हुआ, मेहंदी हसन की गज़लों की तरफ। मेहंदी हसन मेरे सबसे पहले प्रेरणा स्रोत रहे। तो उसके बाद मैं, हमारे खैरागढ़ में पंडित वसंत तिमुथी जी थे, मैं उनके पास बैठना शुरू किया। सीखा नहीं उनसे, वो जब दूसरों की क्लास रहते थे तो मैं बैठ के सुनता था, या बाहर में खड़े होकर सुनता था। और ऐसे सुन के जो है मैंने अपना दिमाग डेवलप किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गाना सीखने, टीचर का ध्येय सबसे पहले गाना, स्टूडेंट का दिमाग तैयार करना ज़रूरी है। दिमाग तैयार करने के बाद गाना अपने आप सीखने लगता है। उसका लर्निंग जो है बहुत फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो दिमाग तैयार करना चाहिए कि कैसे करके करेंगे। अब मैं जैसे इंस्टीट्यूशन में जो गज़ल सीखेंगे वो कैसे गाएंगे, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। मगर एक नकलची जो है वो कैसे गाएगा,
या जो बहुत फॉलो करता है गाने को, वो ऐसा गाएगा, रंजिश सही दिल दुखाने के लिए रंजिश सही। तो ये सब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देके बता दिया क्या कैसे एक इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ता है, इंस्टीट्यूशन में जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन, म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन वहाँ पढ़ता है, वो उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, और एक जो गुरु को फॉलो करता है, जो फॉलो करता है, सिर्फ फॉलो, गुरु के पास जाना तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, मगर किसी की अगर सामर्थ्य ना हो तो वो सिर्फ अगर नकल करके गुरु को फॉलो कर सकता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा करके संगीत सीखा जाता है, ज़रूरी है उसके लिए। याद रखिए, जो नहीं सुनता वो संगीत सीख नहीं सकता, सीखना सुनना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है दादा कि आपने मतलब किसी को मतलब आपका कोई गुरु नहीं है, मतलब आपने मतलब किसी फॉलो करके ही आपने इतना डेवलप किया अपने अंदर गायकी को। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग का साथ कुछ महीने तक रहा, 1-2-3 महीने तक, पर वो तो एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा नहीं होता है। पंडित मनोहर कांसलेकर जी के साथ 2-3 महीना रहा, वो खैरागढ़ में ही विजिटिंग प्रोफेसर थे, तो उनके साथ रह के मैं सीख तो नहीं सका, लेकिन उनका सुन के बहुत सारा फॉलो किया। पर वही टोटली वो फिर वही बात वहीं आ जाती है, जो गुरुओं को फॉलो करता है वो भी अच्छा सीख सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप में आपके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप पैसा ये नहीं कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो आप फॉलो करके भी सीख सकते हैं। अभी जो जितने मतलब अभी सीखने वाले नवयुवक हैं, जितने मतलब इधर उधर भटक रहे हैं, जो लोग जिनको अच्छा शिक्षक नहीं मिल पा रहा है, अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा है, तो उनको कहाँ जाना चाहिए? उनको उनके लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जाना चाहिए, जहाँ उनको अच्छा शिक्षा मिल सके संगीत के लिए? आजकल तो सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन आजकल ऑफलाइन से कोई कम नहीं है। ऑनलाइन अगर आप सीखना चाहते हैं तो इतने सिस्टम डेवलप हो गए हैं, जैसा मैं भी करता हूँ, मेरा सिस्टम तो अभी इंडिया में कोई नहीं करता, मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूँ। पर वो जो अगर आप किसी सिटी में हैं, वहाँ अच्छे गुरु लोग अगर हैं तो एक अच्छे गुरु को सिलेक्शन कीजिए। अच्छे गुरु को सिलेक्शन करने के लिए ये देख लीजिए कि गुरु जो है फिल्मी गाने, बॉलीवुड सॉन्ग, गज़ल, क्लासिकल, सब में उनके महारत हासिल हो। तो ऐसे गुरु का सिलेक्शन करके आप जो है उनके पास जा सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, एक तो ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। पर आजकल कोविड के बाद से बड़ा दिक्कत में आ गए हैं लोग कि ऑफलाइन नहीं लेते हैं, या लेते भी हैं तो ग्रुप में नहीं लेते हैं। तो ऑनलाइन भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। मेरा ये सवाल था कि आपका इतना सुंदर गायकी, आप हर लैंग्वेज में आपने लगभग कई सारे लैंग्वेजेस में आपने गाना मतलब गाया है, आपके देश विदेश में स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं। तो मतलब मैं ये बोल रहा था कि कोई अगर सीखना चाहे आपसे कोई स्टूडेंट, तो कैसे संपर्क करें आपसे ऑनलाइन? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक्चुअली मैं तो अभी तो आपको बताया नहीं, मैं और बहुत सारे लैंग्वेज में गाता हूँ। उड़िया गाता हूँ, तेलुगु गाता हूँ, फिर पंजाबी गाता हूँ, मराठी गाता हूँ। मराठी तो मेरी बहुत सारी कंपोजिशन भी हैं, मैं कंपोजिशन वर्क भी बहुत करता हूँ। तो मुझसे संपर्क करना बहुत आसान है, ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है मेरा, उससे मुझे कॉल कर सकते हैं। और ज़्यादातर म्यूजिशियन लोग मुझे जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ में जितने लोग अच्छा गा रहे हैं, आप देखिएगा 90% लोग मुझसे सीखे हुए हैं। आप पता कर लीजिए करके, जितने लोग अच्छा गा रहे हैं, जितना आपके छत्तीसगढ़ या गाना में भी जो लोग गा रहे हैं, उन लोग मेरे पास आए ही हैं उन लोग। और जितने लोग शो वगैरह करते हैं, सारे लोग मेरे पास आए हैं, ऐसा कोई बचा नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो मेरा ऑनलाइन क्लास सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। मैं तो बताया ना आपको कि इंडिया में मैं पहला आदमी हूँ जो ऑनलाइन क्लास एक डिफरेंट तरीके से लेता हूँ। वो बिल्कुल अलग तरीका है उसका। जिस समय आप देखेंगे, आपको आगे देखने मिलेगा, वो एक गजब तरीका है। और इसके सिवा और बताता हूँ, मैं शायद हो सकता है कोई लिखता हो, पर मैं शायद इंडिया का पहला म्यूजिशियन हूँ जो नोटेशन बनाता है सॉफ्टवेयर में नोटेशन बनाता है और अपने स्टूडेंटों को प्रिंटेबल वर्जन देता है।
ऐसा नहीं कि आपको फ़ोटो खींच के दे दिया आप उसको, आपको प्रिंटेबल वर्जन मैं दूंगा अगर आप सीखना चाहेंगे मुझसे तो। और बहुत आसान है कांटेक्ट करना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। दादा जैसे आपने बोला कि आपको इतने सारी भाषाओं की जानकारी, इतने सारे भाषाओं में आपने गाना वो मतलब गाया है और इतने सारे लैंग्वेजेस की आपकी जानकारी है, तो मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा सा आप दर्शकों के लिए अपना थोड़ा थोड़ा अगर सुना देते 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको तेलुगु का सुनाता हूँ, 2-2 लाइन सुनाता हूँ बस। जी जी जी। నేను నేనుగా లేని నిన్ను ముందులా లేనిపోని ఊహల్లో ఏమిటో ఇలా ఉన్న పట్టుగా ఏదో కొత్త జన్మలా ఇప్పుడే ఇక్కడే పుట్టినట్టుగా నేను నేనుగా లేని నిన్ను ముందులా। अब इसके बाद उड़िया। आल मोरो कंढे मोते देलु भंडे, आल मोरो कंढे मोते देलु भंडे, तू सीना बाछी नेलु राजा घर वास मोते देलु दुख भरो मुंडे, आल मोरो कंढे। इसके बाद पंजाबी। जदों दा तेरे नां दा दीवा बालिया, मेरे रंग गहने सा ढोलना, तेरियां खैरा मंगदे दम दम, मेरे आंदे जांदे सा ढोलना, जदों दा तेरे नां दा दीवा बालिया, मेरे रंग ने सा ढोलना। उसके बाद मराठी। जगताना ये थे माझे मरणाचे धोरण होते, पण मरताना मरणाचे जगण्यास निमंत्रण होते, जगताना। उसके बाद मैं आपको से सुना रहा हूं तमिल। हृदय नीला पुड़गिरिदे हृदयमुरै ननगिरिदे पुलपु कंबेगम कणकाड़वे नीला काड़वे वाड़वे हृदय नीला पुड़गिरिदे हृदयमुरै ननगिरिदे पुलपु कंबेगम कणकाड़वे नीला काड़वे वाड़वे। इसके बाद आपको मैं थोड़ा इंग्लिश, हम लोग थोड़ा सा फनी टाइप का गाते हैं। Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. इसके बाद बंगला। বুঝবে না কেউ বুঝবে না কি মনের
ব্যথা অন্ধখনি অন্তরে আছে যে শোনা সবাই জানে তারি কথা বুঝবে না কেউ বুঝবে না কি জীবনের ব্যথা অন্ধখনির অন্তরে আছে যে শোনা সবাই জানে তারি কথা বুঝবে না কেউ বুঝবে না কি জীবনের ব্যথা। इसके बाद आपको मैं छत्तीसगढ़िया सुना रहा हूँ, बॉलीवुड का सुना रहा हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। इसके बाद आखिर में आपको छत्तीसगढ़ी का सुना रहा हूँ जो मेरे गुरुजी की कंपोजिशन है तिमोथी जी की। आंसू के करिया बादल तैहा आंसू के करिया बादल तैहा लरघा के झन्ना वेरे आवरे आवरे मुरही के मंदिर कसदेव मुरही के मंदिर कसदेव था सुहाद दरिया गावे रे गावे रे गावे रे आंसू के करिया बादल तैहा। धन्यवाद। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।